मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड में जो डायग्राम बना है वो निहायत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डायग्राम में जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा और सब दिखेगा। तो इसलिए पहले बोर्ड की तरफ आप रहिएगा, जब आप यहाँ से सीख जाएंगे उसके बाद वो डायग्राम दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। एग्जाम में वही आएगा, मेरा डायग्राम नहीं आएगा। हम अपने डायग्राम से उस डायग्राम को खाली क्लियर कर सकते। सर मेमोरी ग्लैंड जिसके बारे में आपने एक लाइन पहले लिखी है, वन पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड which is structurally and functionally integrated with the four function: ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child। ये चारों काम पुरुष होने के कारण हमने नहीं किए। ना हमारे में ओवल्यूशन होता है, ना शरीर में कहीं फर्टिलाइजेशन, और प्रेग्नेंट होने का तो सवाल ही नहीं। तो फिर बर्थ किसकी होगी और किसका हम चाइल्ड केयर करते हैं। इसीलिए शायद ईश्वर ने कुछ ऐसी कंडीशंस की हैं कि हमारी मेमोरी ग्लैंड विकसित ही नहीं, फीमेल में डेवलप है क्या। तो उसमें सबसे पहला शब्द आता है कि सर मेमोरी ग्लैंड हमारी स्किन में, कोई एग्जैक्ट लोकेशन है लेकिन एसोसिएटेड तो स्किन के साथ है। और स्किन में हमने सिर्फ दो ही ग्लैंड पढ़ी, स्वेट और सीबीएस। तो ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। चाहे कोई जितना आपका गला दबाए आप बदलिएगा नहीं, इसे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। कई जगह बड़ा झगड़ा इस पॉइंट को लेकर, और शायद एनसीईआरटी ने इसीलिए मुक्ति पाई है, लिखा ही नहीं, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट बुक विवाद में नहीं चाहती है। तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड लिखिएगा। दूसरी बात, मैं सिर्फ अपने यहाँ की मेमोरी ग्लैंड पढ़ा रहा हूँ, आप गाय भैंस लेके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि बाहर से देखने में आपको कुछ एक जैसा लगता होगा। यार हमारी मेमोरी ग्लैंड है, उनकी मेमोरी ग्लैंड है, बस हमारे में एक निप्पल है, उनमें 4 या 6 या 8 निप्पल हो सकते हैं, पिग वगैरह में ज्यादा होती है, लेकिन उनकी एनाटॉमी अलग है। वो भ्रम मत रखिएगा कि गाय की तरह हमारा होगा। एक अंतर भी आपको बता दूंगा, पढ़ेंगे हम सिर्फ क्यों। हमारी मेमोरी ग्लैंड हमारे चेस्ट रीजन में है। ये रिब्स वगैरह होती हैं तो मैं उनको मेंशन नहीं करता। यहीं पर हम मेमोरी ग्लैंड अपनी शो कर पाएंगे। बस मेमोरी ग्लैंड के टिप पर आप देखोगे तो एक निप्पल पाया जाएगा, तो मैं नाम लिखता चलूं, दिस पार्ट इज द निप्पल एंड यस दिस इज द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड एक डायग्राम में जिक्र और है, उसकी जरूरत थी भी नहीं लेकिन फिर भी किया। मेमोरी ग्लैंड हमारे चेस्ट रीजन में, यही लोकेशन तो सेम है मेल फीमेल, बस एक ही बात का अंतर है, पुरुष होने के कारण मेरे में डेवलप नहीं हुई, फीमेल में एक वक्त आने पे डेवलप होने लगी। इसके पीछे उन्होंने एक लेबलिंग की है कि यहाँ पर एक मसल्स पाई जाती है और अनायास आपको मसल्स के बोझ तले दबा दिया। यहाँ पे एक मसल का नाम लिखा है पेक्टोरलिस, चेक करिएगा, डायग्राम में ही होगा, थ्योरी में तो पता भी नहीं चलेगा। ये सर तो जैसे जो लोग मसल मैन होते हैं, जब वो ऐसे खड़े होते हैं तो देखिएगा यहाँ एक मसल का शेप बनकर आता है, ऐसे या फिर ऐसे, पुरुषों में कई बार डेवलप। तो ये हमारी जो मसल है ये पेक्टोरलिस मसल है, शायद इसीलिए एंजाइना पेक्टोरलिस आपने कहा, तो शायद चेस्ट में पाई जाती है। तो ये पेक्टोरलिस मसल है जो 2 प्रकार की होती है, मेजर और माइनर। लेबलिंग में देखिएगा सिर्फ मेजर लिखा होगा, जबकि एक और होती है पेक्टोरलिस माइनर। तो पेक्टोरलिस का मतलब यूं समझिएगा चेस्ट की मसल, तो इसी मसल के ऊपर रखिए। अब हमारे में ग्लैंड डेवलप नहीं है, मसल कंप्लीटली डेवलप तो है थोड़ी सी, तो ये थोड़ा सा आपको नजर आए। सर और आगे पढ़िए, यही पेक्टोरलिस मेजर मसल आगे चल के बर्ड जब बनी है तो फ्लाइट मसल बनी, क्योंकि फ्लाइट मसल में जो 4 लिम्ब थे ये विंग्स बने, और जैसे ये विंग्स बने तो सर विंग्स को ऐसे ऐसे करना था, तो यही वाली मसल जो थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्लाइट मसल। कभी पढ़िएगा, वहां बाइपिडल लोकोमोशन है ना, तो जो चिड़िया के 2 पैर हैं वही पैर हैं, हाथ तो उनका गायब हो गया ना, उसी ने तो पंख बनाया। तो ये वहां एक बार याद रहा, 21 पढ़ाते हुए मैं रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज कहीं है नहीं आपकी किताब, सिवाय किस जगह लवलिंग है। तो ये चेस्ट की मसल है,
इसी मसल के पास से पाई जाती है। अब एक और बात देखिएगा, जैसे ये हमारी स्किन से कवर होगी तो हमारी जैसी स्किन का कलर है वैसी मेमोरी ग्लैंड का भी कलर, लेकिन निप्पल का कलर आप देखेंगे तो डार्क ब्राउन होगा, स्किन की तुलना में डार्क होगा। और खाली यही क्यों, इस निप्पल के आसपास का थोड़ा सा हिस्सा वो भी आपको देखेंगे तो कंपैरेटिवली डार्क नजर आएगा। अब निप्पल अगर देखना तो ऐसे नहीं दिखा पा रहा, ये तो मैंने ऐसे फोटो खींची और अपना ऐसे सेक्शन कर दिया। अब मैं ऐसे सामने दिखाऊंगा तो देखिए कैसा दिखाई देगा। सामने से देखेंगे तो मेमोरी ग्लैंड आपको ऐसी दिखाई देगी, और निप्पल कैसा दिखाई देगा, एकदम फ्रंट में ऐसे टिप जैसा दिखाई देगा। यही तो हुआ निप्पल। हम कुछ और बता रहे हैं सर, निप्पल के चारों तरफ आप महसूस करिएगा एक सर्कुलर पैच पाया जाता है, डार्क कलर का होगा। उस सर्कुलर पैच का भी कलर वही होगा जो निप्पल का कलर होगा। इजीली अंडरस्टैंड। तो ये वाला हिस्सा निप्पल है, लेकिन जो इसका जो सर्कुलर पैच दिखाई देता है इसकी भी लेबलिंग आपकी टेक्स्ट बुक में की गई है एरियोला। एरियोला एक लेबलिंग देखिए और लेबलिंग। तो ये दो लेबलिंग है जो सिर्फ लेबलिंग के फॉर्म में आपके टेक्स्ट बुक में आई है, कभी थ्योरी में नहीं आई। एरियोला शब्द इस्तेमाल होता है निप्पल के चारों तरफ जो डार्क ब्राउन सा गोल सा पैच दिखाई दे रहा, वही एरियोला कहलाता है। आप निपटोगे कैसे? निपटोगे ऐसे कि एक टिश्यू हम आपको पढ़ाएंगे कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू। तो आप सोचोगे अब समझ गए, तो नहीं समझना है। एरियोलर टिश्यू अलग रखिएगा, एरियोला अलग। ये सर्कुलर पैच, डार्क पैच अराउंड द निप्पल, दोनों चीजें क्लियर रहेंगी। अब हम इसका सेक्शन काटें, पढ़ना तो हमको मेमोरी ग्लैंड है, तो सेक्शन काटें। थोड़ा बड़ा करते हैं डायग्राम ताकि अब स्पष्ट दिखाई दे जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही मसल्स और रिब्स हो गई जिसको अब हम इग्नोर करेंगे। हमारा काम वहां पे हो गया, जितना ही पढ़ना था उतना मैंने पढ़ा दिया। तो पहली बात करते हैं कि मेमोरी ग्लैंड किसका बना होता है। तो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन, लेकिन इसमें 3 टिश्यू पाए जाते हैं। एनसीईआरटी 2 तो मैं 2 ही मैं भी बोलूंगा। एक ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर इसलिए कि भैया है ग्लैंड, सिक्रीशन के नाम पे दूध निकलता तो है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू। लेकिन दूसरा टिश्यू है फैटी टिश्यू, इसमें फैट भी काफी पाया जाता है। तीसरा अगर मौका मिलता तो पढ़ाता फाइब्रस टिश्यू, तो फाइब्रस मैं भी नहीं लिखूंगा, तो मैं भी 2 ही लिखने जा रहा हूं। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक ग्लैंडुलर टिश्यू होगा और हम लोग फोकस इसी पे करेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू पे। दूसरा होगा फैटी टिश्यू, जिसे आप आगे चल के एडिपोज टिश्यू के नाम से कहा करोगे। तो जो एडिपोज टिश्यू है ये वेरिएबल अमाउंट का होता है। अलग अलग फीमेल की मेमोरी ग्लैंड में जब वो डेवलप होती है तो वो फैटी टिश्यू अलग अलग अमाउंट में डेवलप होता है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो ईस्ट्रोजन के संपर्क में है। एक हार्मोन है जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, दैट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो फीमेल में जब प्यूबर्टी स्टेज आती है 9 से 13 साल में, तो धीरे धीरे यह हार्मोन बढ़ने लगता है और उसका काम होता है फैटी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। मैं पुरुष हूं, मेरे में ऐसी कोई अवस्था ही नहीं आई जिसमें ईस्ट्रोजन का लेवल हमारा बढ़े, और गलती से अगर बढ़ गया होता तो सर हमारी भी मेमोरी ग्लैंड में फैटी टिश्यू आ जाता। होती है बीमारी सर, ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं होती, गायनेकोमैस्टिया कहलाती है। ऐसे पुरुष भी देखे गए हैं जिनकी मेमोरी ग्लैंड विकसित है, लेकिन सर दूध नहीं बनता। ग्लैंड विकसित हो गई है फीमेल की तरह, देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ दिस, ये हार्मोनल इंबैलेंस है। तो जब आपको एंडोक्राइन पढ़ाएंगे तो बीमारी पढ़ाएंगे गायनेकोमैस्टिया, abnormal secretion of estrogen in the male। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बताना है 2 प्रकार के टिश्यू हैं, ग्लैंडुलर और फैटी। तो जो फैटी टिश्यू का डेवलपमेंट है वो ईस्ट्रोजन से होता है,
इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि हम पढ़ा इस समय ग्लैंडुलर टिश्यू। अब इस पे आए, अब मेमोरी ग्लैंड बाहर से तो जैसे दिख रही, मैंने ऐसे सेक्शन काटा ताकि हम अंदर से आपको दिखा पाए। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर कई सारे लोब पाए जाते हैं जिसे आप मेमोरी लोब, जैसे मैं आप बहुत सारे तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन कुछ बना ही देगा। एक मेमोरी लोब, दूसरा मेमोरी लोब और ये तीसरा मेमोरी, ये मेमोरी लोब्स कहलाते हैं। नाम भी लिखते चले तो कंफ्यूजन होगा। सब पूरा फोकस करिएगा बोर्ड पे, अदरवाइज ये डायग्राम आपके घर नहीं जाएगा, वही जाएगा जो किताब में बना और उसमें कुछ दिखेगा। मेमोरी ग्लैंड के अंदर कई सारे लोब होते हैं। अब आप कहोगे आप तो 3 बना बता रहे हो, कई सारे होते हैं, तो कई सारे कितने? 15 से 20, 12 से 15 भी कहीं कहीं लिखा होता है, बट आपकी किताब का डेटा ही है। तो ये हो गया मेमोरी लोब। ग्लैंडुलर पार्ट की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, फैटी पार्ट का जिक्र नहीं करूंगा, पढ़ा दूंगा तो फैटी पार्ट आपको उसमें फिट करूंगा। अब किसी भी लोब को आप देख लीजिए, हर लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती। मैंने ये नहीं कहा सेल्स पाई जाती, हमने कहा क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती। लैंग्वेज देखिएगा, ईच लोब हैज नॉट द सेल्स। सेल्स का गुच्छा है, 1 गुच्छा, 2 गुच्छा, 3 गुच्छा, 4 गुच्छा, 40-50 गुच्छा पाया जाता है। गुच्छा भी देख लीजिए, 1 गुच्छा, 2 गुच्छा, 3 गुच्छा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना बना पाओगा। हम तो कम बनाएंगे ताकि आपको स्पष्ट डायग्राम दिखने लगे, लेकिन आपका दिल ना करे तो खूब बनाओगे। ऐसे ये जो ऐसे हरे हरे हम आपको गोले बना रहे हैं, these are nothing but a cluster of cells। और इनको जानते क्या कहते हैं? These are known as an alveoli। लेकिन जैसे ही बच्चे को alveoli पढ़ाओ, लड़का फेफड़ा पकड़ के खड़ा हो जाता, बताओ कहाँ पाए? क्योंकि alveoli का नाम इतने बड़े से जब वो पढ़ रहा तो फेफड़े में पढ़ रहा। Alveoli is the place of gases exchange। भैया वो ना कर रहे, गैसेस एक्सचेंज थोड़ी ना करा देना। alveoli का मतलब स्पेस होता है। यही विज्ञान है, अंग्रेजी का एक शब्द हम अलग अलग शब्द बनाए पड़े। यहाँ पे स्पेस हुआ तो वेस्टिब्यूल कहते हैं, अब यहाँ स्पेस alveoli, कहीं एम्पुला कह देते हैं, कहीं बल्ब कह देते हैं, कहीं सैक्यूल कह देते हैं, तो टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। तो alveoli यहाँ पर पाए जाते, लेकिन ये alveoli कैसी है ये देखिए, इसमें शब्द जरूर ध्यान से सुनिएगा, लिखा है alveoli is a cluster of cells। पहली गलती यही होती है, बच्चा alveoli को सेल समझ लेता है। अरे जब वहां नहीं कहा था alveoli का सेल, तो यहाँ कैसे कहोगे? वहां भी alveoli बनाया होगा तो सेल नहीं कहा होगा, alveoli के अंदर सेल बनाई। तो हम फोटो बनाए देते हैं भाई, alveoli की एक फोटो बनाते हैं, ये रही हमारी एक alveoli, ये तो है। और आप कह रहे हो क्लस्टर ऑफ सेल है, तो तमन्ना पूरी कर देते हैं। देखिए ऐसे है बजट थोड़ी ना रख बोले, ये है आपके पास एक alveoli जो हम वहां दिखा पाते। हर alveoli क्लस्टर ऑफ सेल्स है। ये हमारी सेल्स क्यूबोडेली होती हैं, these are the cells of alveoli। इस डायग्राम का फायदा है कि आप ल्यूमेन भी महसूस करोगे कि यहाँ पर ल्यूमेन भी पाया जाता है। ध्यान हो तो alveoli भी ऐसे ही बनाते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए। हर मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। हर लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स पाया जाता है जिसे हम alveoli कहते हैं, जिसके अंदर एक सीरियल अरेंज्ड आपके पास सेल्स हैं और बीच में ल्यूमेन। फिर आगे बढ़ते हैं, जितनी भी आपके पास alveoli होंगी, ये देखिए सर यहाँ से डक्ट, जितनी alveoli 40 है तो 40 डक्ट बनाइए, और 14 है तो 14 डक्ट बनाइए। हमसे उम्मीद मत करिए कि हम 40 डक्ट बनाएंगे, हमारा डायग्राम गंदा हो जाएगा। तो हमें जो फ्रंट पे दिख रहे हैं बस उन्हीं की डक्ट हम आपको शो करते हैं। यहाँ पे 1, 2 और ऐसे 3 बना। यस, लेकिन हर alveoli से निकलेगी तो
तो खाली आपके लिए साफ दिखाई दे आपको, इस वजह से हम आपको डक्ट के नाम पे शायद 3 ही बना पाए। हर अल्वलाई से महीन महीन डक्ट निकलेगी डक्ट नहीं। कहेंगे क्या इसको? कहेंगे भैया तुम्हारा नाम मेमोरी ट्यूब्यूल रहेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल। तो इसका मतलब जितनी अल्वेलाई होती होंगी उतनी मेमोरी ट्यूब्यूल होती। ये सारी घटना आपने लोग में ही पढ़नी है। फिर जितनी हो, मेरे पास तो 3 है, तेरे पास 13 या 30 या 40 हो, सारी जितनी ट्यूब्यूल्स हों सबको यूनाइट कर दीजिएगा और यूनाइट करके एक डक्ट बना दीजिएगा। और भैया एक एक डक्ट बाहर निकलेगी। लोब से जब निकलेंगे तो हम एक निकलेंगे, तब 13 नहीं निकलेंगे। ये देखिए, लोब से निकलेंगे तो हम एक निकलेंगे। इसका मतलब अब जितने लोग होंगे उतनी डक्ट खाली आपके पास रहेगी। अब ये सारी डक्ट आगे बढ़ेंगी ऐसे। फिर ये अन्य बहुत सारी डक्ट होंगी, 3 ही थोड़ी ना लोग होंगे। आप तो कह रहे हो 15 से 20 लोग होंगे, तो ऐसे बहुत सारी डक्ट आएंगी जिनके साथ ये मिल जाएंगे। ऐसे इधर भी बहुत सारी डक्ट आएंगी जिनसे ये मिल जाएंगे। ये मत सोचेगा 3 ही 3 डक्ट है, मैंने बढ़ा दी है खाली, क्योंकि हर लोग से एक डक्ट आएगी, फिर आ करके गुब्बारा बनाएगी ऐसे। फिर इनका अलग गुब्बारा, इनका अलग गुब्बारा ऐसे। ये जो डक्ट यहां पर नजर आ रही है, जो सिंगल सिंगल डक्ट है, इट इज नोन एज यस डक्ट। इसे बोलते हैं मेमोरी डक्ट। सर डक्ट तो ये भी थी, लेकिन इसको डक्ट नहीं कहते, इसको कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। यही सीक्वेंस फंसता है हमेशा, इसलिए मैं थोड़ा धीमे बोल रहा हूं, स्पष्ट दिखा रहा हूं। लोब के अंदर एल्वेलाई, एल्वेलाई के अंदर बहुत सारी सेल्स, यहाँ पर एक ल्यूमेन है, हर एल्वेलाई से एक डक्ट, उस डक्ट का नाम है मेमोरी ट्यूब्यूल। फिर बहुत सारी ट्यूब्यूल मिलकर एक बनाती है मेमोरी डक्ट, और ऐसी बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलकर के ये बनाती है मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला, एम्पुला भी वर्ड कभी पढ़ा करिए, इसका मतलब गुब्बारा या स्पेस, तो ये फिर स्पेस। फिर जितनी आपके पास मेमोरी एम्पुला हैं, मैंने 3 बनाई, आप 4 बना लेना सर, उन सब से बहुत महीन महीन डक्ट आके निप्पल के टिप पर खुल जाती है ऐसे। और ये जो ऐसे खुल के आ रही है, इसका नाम रखा जाता है लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। तो ह्यूमन में निप्पल पर 3, 4 या 5 लैक्टिफेरस डक्ट। इसे जब हमारी माँ, कई बार ऐसा होता है, अपने निप्पल को खुद ही प्रेस करती है दूध निकालने के लिए, बच्चा नहीं सकल कर पाता है, तो कई बार वो ऐसे प्रेस करती कि शायद कुछ दूध निकल आए, तो आप महसूस करेंगे उस समय वो 3-4 धाराएं बहुत महीन महीन से निकलती हैं। लेकिन जब गाय भैंस से दूध निकालते हैं तो मोटी सी धारा और एक निकलती है। ये डिफरेंस है। तो इसे मैंने पहले ही आगाह कर दिया, मैं इंसान पढ़ा रहा हूँ, गाय भैंस नहीं पढ़ा। देखने में बाहर से एक जैसी जरूर लगती है, लेकिन वहां पर निप्पल शब्द ही इस्तेमाल नहीं होता। आप कहते होंगे गाय भैंस में निप्पल नहीं कहते, वहां टीट कहते हैं, TEAT। लेकिन हम लोग कहते हैं अरे सर उसके 4 निप्पल है, 16 निप्पल है, 8 निप्पल है। वो निप्पल वर्ड आपके लिए होगा, वेटनरी साइंस में द टर्म इज टीट, तो प्लीज कंफ्यूज मत करिए। हम ह्यूमन पर फिर से एक बार देख लें। ये ग्लैंडुलर पार्ट हो गया। ग्लैंडुलर पार्ट में देखिए तो एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर कई सारे मेमोरी लोब होते हैं, तकरीबन 15 से 20। हर लोब के अंदर कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। उस कोशिकाओं के गुच्छे को हम लोग कहते हैं एल्वेलाई, जिनके पास ल्यूमेन। फिर ये सभी कोशिकाओं का गुच्छा ल्यूमेन एक एक डक्ट लेके निकलता है, उन डक्ट को हम लोग कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। फिर कई सारी मेमोरी ट्यूब्यूल यूनाइट होकर के बनाती मेमोरी डक्ट।
फिर वो कई सारे इनोवेट डक्ट यूनाइट होकर बनाते हैं एम्पुला। एम्पुला हमेशा निप्पल के पीछे होगा और यहाँ से महीन महीन डक्ट के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। दैट इज लैक्टिक पेरिस्टाल्टिक। इज इट ओके? अब रही बात कि सर फैटी टिश्यू बता दो, चलो इन्हीं के बीच में भर दीजिए फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू इज ओनली दिस। अब किसी फीमेल में फैटी टिश्यू थोड़ा ज्यादा होगा तो वो आपको जरूर नजर आएगा, उसकी मेमोरी ग्लैंड बड़ी नजर आएगी। लेकिन मेमोरी ग्लैंड बड़ी हो जाने से ये मतलब नहीं होता कि दूध ज्यादा बने। दूध बनाने का ग्लैंडुलर टिश्यू का है, ये रेड वाले का नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। फैटी टिश्यू तो वो किसी में एस्ट्रोजन ज्यादा निकला तो फैटी टिश्यू का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ, मेमोरी ग्लैंड विकसित ज्यादा हुई। तो अब आपके पास रही बात कि दूध का फॉर्मेशन कहां? यस, दिस इज द प्लेस। और यही वो सेल्स हैं जो मिल्क बनाती है। और मिल्क बनेगा कब? जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी और बच्चे को जन्म देने ही वाली। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है एक हार्मोन आता है PRL, नाम इसका प्रोलैक्टिन। बड़ा पॉपुलर नाम है, कई लोग वाकिफ नहीं हैं इससे, आगे पढ़ेंगे। ये हार्मोन आकर के इसी पर काम करता है। ये जो आपके पास सेल्स ऑफ एल्वेलाई, इन्हीं को स्टिमुलेट करता है कि भैया वक्त आ गया है तेरा काम करने का। लेकिन शर्त है, यू शुड बी प्रेग्नेंट एंड रेडी फॉर डिलीवरी। आप फीमेल होंगी, लेकिन अगर आप रेडी फॉर डिलीवरी वर्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा है, भूल जाइए, प्रोलैक्टिन नहीं आएगा। एक लड़की जो पूरे जीवन काल कभी प्रेग्नेंट ना हो, बच्चे को जन्म ना दे, उसकी छाती में कभी दूध नहीं आ सकता। बोला गया है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है, लेकिन वो फंक्शनल कंडीशनल है, क्योंकि सेंटेंस आपने लिखा था ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, उसी के बाद प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बर्थ नहीं हुआ, चाइल्ड केयर नहीं करना, तो कहेगा हार्मोन। और यही हार्मोन हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ हार्मोन का कहाँ करोगे? ना ओवल्यूशन, ना फर्टिलाइजेशन, ना प्रेगनेंसी, ना बर्थ, ना चाइल्ड केयर। तो ये PRL हार्मोन जब आएगा, और जब का मतलब है कि पैदा होने के वक्त आएगा, तब वो सेल्स ऑफ एल्वेलाई को स्टिमुलेट करेगा कि बाबू अपना काम करो। तो भैया ये लोग दूध बनाएंगे और बना के इसी ल्यूमेन में डाल देंगे, यहीं पर मिल्क धरा रहेगा। बस इनका यही काम है। प्रोलैक्टिन में मेरा सेंटेंस लौटा दीजिएगा। प्रोलैक्टिन का काम है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। हर बच्चा याद करता है, लेकिन आप याद करिएगा अब इन द सेल्स ऑफ एल्वेलाई ऑफ मेमोरी। ये ज्यादा अच्छा होगा। अब यहीं पर बना धरा रहेगा। फिर जब फीमेल बच्ची को जन्म दे रही होती है, तो एक हार्मोन और आता है ऑक्सीटोसिन। अभी पढ़ा था मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने की। ऑक्सीटोसिन के दो ही काम पढ़ते हैं आप, बच्चा पैदा करना और दूध निकालना। तो ऑक्सीटोसिन भी बढ़ेगा, उसका काम है बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट करा के बाहर निकालने के लिए। अब जो बना बनाया मिल्क होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन इसी को स्क्वीज करता है। जैसे कपड़े को आप पानी में भिगो दीजिए, तो ऐसे जोर से दबाइए तो जितना पानी होगा वो बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मेरी सूखी शर्ट को लेकर दबा दो, दबा क्या दो, ड्रायर में डाल दो, तो एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। इसमें पानी होगा तभी तो निकलेगा। तो ऑक्सीजन का काम होता है स्क्वीजिंग, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। स्क्वीजिंग का मतलब कि इसमें अगर दूध है तो मिलेगा, दूध नहीं है तो नहीं मिलेगा। एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दो, दूध नहीं निकलेगा। तो वो जो इसको जब स्क्वीजिंग करेगा तो इसका मिल्क आगे आएगा। तो इस एल्वेलाई से निकल के मिल्क कहां पहुंचा? बोलो, टिब्यूल। और स्क्वीजिंग की तो कहां पहुंचा? डक्ट। डक्ट से कहां पहुंचा? बस। ऑक्सीटोसिन का काम भैया इतना ही है कि सर इस एल्वेलाई से लेकर के एम्पुला तक पहुंचाना, इसका काम है ऑक्सीटोसिन। लेकिन हम लोग रटे कैसे रहते हैं? ऑक्सीटोसिन कॉजेस सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो कॉजेस सिक्रीशन ऑफ मिल्क सही है, लेकिन ये दूध बाहर नहीं निकाल देता है। अगर ऐसा होता, यही काम वहां पर गाय भैंस में भी होता है। कई बार देखा होगा ग्वाले इंजेक्शन लगाते हैं,
₹2.5 का, ये इंजेक्शन। तो उस इंजेक्शन का फायदा ये होता है कि जितना भी उनका बना बनाया दूध है वो सब निप्पल के पीछे आ जाता है। निप्पल बोलते हैं टीट है, इसी के पीछे आ जाता है, फिर वो निचोड़ लेते हैं। अगर ऑक्सीजन इतना शक्तिशाली होता कि सारा दूध बाहर निकालता तो इंजेक्शन लगा के बाल्टी लगा के मोबाइल चलाते, बाल्टी भर जाती होता नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता। उन्हें दूध निकालना तो पड़ता ना हाथ से। तो ऑक्सीटोसिन जिसे हम लोग कहते हैं मिल्क सिक्रीशन, इवन एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। जैसे लगा होता है इजेक्टिंग में तो धाम से बाहर निकल आए। ये टर्म जब तक नहीं जानेंगे कहां तक ले जाता है तब तक ऑक्सीटोसिन का रियल फंक्शन ही नहीं पटोल पाओगे। जब तक सरल सवाल आ रहा तब तक कर रहे हैं। और ये ट्रैक भी आता है, एल्वेलाई से टिब्यूल, टिब्यूल से डक्ट और डक्ट से निप्पल के पीछे लाके वो रख देते हैं। अब कैसे दूध निकलेगा? यहां से आगे दूध निकालने का किसी हार्मोन के बस का नहीं। अब यहां से बाहर निकलना है, यू नीड द न्यूरल स्टिमुलस। यहां आपको न्यूरल स्टिमुलस चाहिए। जब तक न्यूरल स्टिमुलस नहीं मिलेगा तब तक दूध नहीं निकलेगा। वो मिलेगा कैसे? सकलिंग। जैसे ही निप्पल को बच्चा मुंह में रखेगा और सकल करना शुरू करेगा, so that will create a neural stimulus। दूध जो यहां पर इकट्ठा है वो आगे न्यूरल स्टिमुलस जरूरी है हमेशा सकलिंग से। अगर मैं मां हूं और मैं अपने बच्चे को रोता हुआ देख लूं तो मुझे भी तो न्यूरल स्टिमुलस मिल गया, आंखों से मिला, हमने देखा तो स्टिमुलस ब्रेन को मिला कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरी छाती से दूध निकलने लगेगा, बूंद बूंद करके ब्लाउज गंदा हो जाएगा। ऐसा भी होता है। माँ अगर कहीं शहर के बाहर है, उसे लगा कि नहीं सर टाइम मेरे बच्चे के दूध पिलाने का है, मेरा बच्चा शायद रो रहा होगा, तो भी न्यूरल स्टिमुलस मिल गया। ऐसी कई बार प्रेगनेंसी में फीमेल कंप्लेन करती है कि हम घर से बाहर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। इसीलिए नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान 1-2 महीनों तक माँ को घर के अंदर ही रखने की सलाह दी जाती है। नौकरी वगैरह में से छुट्टी मिल जाती है, इसलिए मैटरनिटी लीव है। तो ये पूरा शब्द आया, मिल्क का सिक्रीशन सिर्फ इंडोक्राइन नहीं है, न्यूरो इंडोक्राइनल रिस्पॉन्स है। तो ये पूरा शब्द रखिएगा, नहीं तो हम लोग हार्मोन इतना पढ़ते हैं लड़का खाली हार्मोनल ही पढ़ता। मिल्क सिक्रीशन is neuroendocrinal reflex। neuroendocrinal reflex। लेकिन न्यूरल रिफ्लेक्स का बेनिफिट तब है जब दूध जो है निप्पल के पीछे आके रखा हो। अगर मान लीजिए हमारी माँ में ऑक्सीटोसिन नहीं निकल रहा, प्रोलैक्टिन भरपूर, तो प्रोलैक्टिन ने खाली दूध ही तो बनाया और ऑक्सीटोसिन है नहीं, तो यहां तक तो दूध आएगा नहीं। बच्चा निप्पल को नोचता रहेगा, दूध एक बूंद नहीं मिलेगा। ऐसी भी कंप्लेन है और मां कहती है दूध ही नहीं बन रहा, क्योंकि हो सकता है दूध ना बन रहा, पीआरएल नहीं होगा तो नहीं बनेगा दूध। लेकिन ऐसी भी कंप्लेन हो सकती है कि दूध बने बच्चे को ना मिले। तो ये आगे आप ट्रीटमेंट वगैरह में देखोगे क्या है, क्योंकि कई बार फीमेल कंप्लेन करती मेरी छाती से दूध ही नहीं उतरता। और ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, बहुत गिनी चुनी मैकेनिज्म हार्मोन की पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक सारी की सारी। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब जो रिजल्ट होगा वो अपनी रिएक्शन को और प्रमोट करेगा। तो जितना दूध आप निकालोगे उतना दूध और बनेगा। अगर आपने इतना दूध बना यहाँ पर उसे बाहर निकाल लिया, बच्चे ने पी लिया, तो और ज्यादा दूध बन के फिर वहीं पहुंच। इसीलिए हमेशा डॉक्टर कहते हैं माँ को कि सर शुरू में हर 15-20 मिनट में दूध पिलाएं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी 2-4 बूंद दूध पीता है तो सो जाता है। फिर 15 मिनट बाद सो रहा हो फिर भी आप निप्पल को मुंह में लगा दीजिए, फिर वो सकल करना शुरू करेगा, फिर उसको 4 बूंद दूध मिलेगा। 1-2 महीने के बच्चे तो दूध पी लेते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन का बच्चा दूध ही नहीं पी पाता। तो वो जैसे वो न्यूरल स्टिमुलस निप्पल को रख के रखता है मुंह में, न्यूरल स्टिमुलस तो मिल गया, उसके मुंह में 1-2 बूंद आ जाती है, फिर यहाँ से समझ में आया। सर ये डायग्राम बहुत